सुप्रभातम। सरस्वती शिक्षा समिति की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमने कवि बिहारी के बारे में पढ़ा, पद परिचय पढ़ा, उनके पद्यों की व्याख्या पढ़ी थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अगला पद्य है अपना, जीने पट में जुलमुल झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती पल्लव डार। कवि बिहारी के बारे में बताया गया था। श्रृंगार रस के मुख्यतः कवि है, रीतिकाल के कवि है। तो यहाँ पर कवि जी ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है और उसको संभावना व्यक्त की है कि उसकी सुंदरता किस प्रकार की दिखाई देती है। कवि कहते हैं जीने पट, जीने का मतलब महीन, बारीक, हम सब मारवाड़ी भाषा से परिचित है। जीना कपड़ा कहते हैं हम, तो जीने का मतलब है बारीक, पतला, महीन। पट यानी कि वस्त्र में। जुलमुल, जुलमुल कहते हैं कान के बाले को, जो हमारे कान का आभूषण है उसको कहते हैं जुलमुल। तो कहते हैं जीने पट में जुलमुल झलकती ओप अपार। झलकती का मतलब दिखाई देती है, ओप का मतलब है प्रकाश, चमक, और अपार का मतलब बहुत ज्यादा। नायिका बहुत सुंदर है और नायिका के जीना पट घूंघट लिया हुआ है और उस घूंघट के अंदर वो कानों का जो बाला है वो झिलमिला रहा है, चमक रहा है, तो उससे उसका रूप सौंदर्य बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? आगे कवि कहते हैं सुर तरु की मनु सिंधु में। कैसा? सुर तरु, सुर तरु यानी कि देवताओं का वृक्ष, किसको कहते हैं? कल्प वृक्ष को। तो कहते हैं कल्प वृक्ष, मनु यानी कि मानव, सिंधु में यानी कि समुद्र में। ऐसा दिखाई दे रहा है नायिका के पट में जुलमुल करता हुआ सा उसका कान का आभूषण, जैसे मानो समुद्र के पानी पर कल्प वृक्ष के पत्तों का समूह झूमता हुआ दिखाई देता है। समुद्र का पानी में कल्प वृक्ष की छाया पड़ रही है और उसके पत्ते जो है वो झूम रहे हैं, तो उसका जो प्रकाश, उसका जो प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार नायिका के बारीक से लिए हुए घूंघट के अंदर उसके कान के बाले जो जुलमुल करते हैं वो इतने ही सुंदर दिखाई देते हैं। अब नायिका के घूंघट और समुद्र का पानी, नायिका के कान के बाले और कल्प वृक्ष की डाली के पत्तों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताने की संभावना व्यक्त की गई है, मानने की एक चेष्टा की गई है, माना नहीं गया। उपमेय को उपमान के समान ही बताया गया है, उसमें संभावना की है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुर तरु की मनु सिंधु में जनु, मनु, जानो, मानो जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान है। अगला जो पद्य है उसमें नायक और नायिका के मनोभावों का मनोविश्लेषण किया गया है। हम मनुष्य हैं, हमारी सारी जो बातें हैं वो हमारी सारी बातें हमारी आंखों के इशारे में ही हो जाती है। कभी हम आंखों से गुस्सा भी व्यक्त करते हैं, कभी आंखों से हम प्रेम भी व्यक्त करते हैं, कभी आंखों के द्वारा ना भी करते हैं और हाँ भी भरते हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका का प्रेम प्रसंग चल रहा है और बैठे कहाँ पर है नायक और नायिका? एक भवन में बैठे हैं। अब जब घर के अंदर सारे लोग अपने से बड़े बूढ़े भी बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ पर एक परंपरा है, शर्म और लज्जा भी आती है, आज की पाश्चात्य संस्कृति में नहीं है लेकिन है, तो उस समय नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका आपस में बात नहीं करते, वो आंखों ही आंखों में समझाते हैं। तो इसमें भी कवि बिहारी ने श्रृंगार रस को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया है और कहते हैं कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जियात बड़े मौन में करत है नैनो ही से बात। अब पूरा भवन भरा हुआ है, भवन का मतलब है भवन, देन पूरे भवन के अंदर नायक और नायिका आपस में आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? पहले तो कहते हैं कहत, वो कुछ कहता है, फिर नायिका मना कर देती है, रिजत, फिर नायिका को गुस्सा आता है तो वो खींचती है कि तुम समझते क्यों नहीं। मिलन, और जब दोनों की आंखें मिलती है तो मिलने पर क्या होता है? दोनों का हृदय थोड़ा सा लज्जित हो जाता है और आंखें जो है वो शर्म से झुक जाती हैं। हमारे जो मनोभाव है, यही हमारे जीवन के भी मनोभाव है, बहुत ही सुंदरता से
मनोवैज्ञानिक ढंग से कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लज्जा, कई ये सब तेरे लियो मेरे लियो की बात। अब नायिका कहती है कि मैं नायक को कहती है कहे प्रेमी मैं तेरे को मेरे मन की बात कैसे कहूँ। कागज पर लिखना चाहती हूँ तो भावना कागज पर आती ही है, जो कहना चाह रही हूँ वो लिखते नहीं बनता, और जो लिखती हूँ वो कह नहीं सकती। तो कहती है बस तू इतना समझ जा कि मेरे हृदय में क्या है और तेरे हृदय में क्या है, तू अपने मन में मेरे हृदय की बात को समझ जा। यहाँ पर भी श्रृंगार रस का वर्णन है, बहुत ही सुंदर, एक मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया। बहुत बार हम कहते हैं मैं क्या कहूँ मुझसे कहा नहीं जाता, यानी कि मेरी भावना है जो मैं कहना चाहती हूँ वो शायद मैं बोलूंगी तो भी व्यक्त नहीं होगी, लिखूंगी तो भी व्यक्त नहीं होगी। तो नायिका कहती है कागज पर लिखत न बनत, कागज पे तो मेरे से लिखते हुए बनता नहीं है, यानी कि मैं कह नहीं सकती, कह तो संदेश लज्जा, और बोल नहीं सकती, बोलती तो मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है, मैं बोल के अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर सकती। कई ये सब तेरो लियो, बस तेरे हृदय को कह देना कि मेरे हृदय की सारी बात समझ जाए। अगर प्रेम करते हैं सच्चे तो मन की बात समझ जाते हैं, और नहीं करते हैं तो कह भी दो लिख भी दो तो भी समझ में नहीं आता। तो नायिका के मनोभावों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब कवि बिहारी श्रृंगार रस के तो है ही है, और श्रृंगार रस के अंदर नायक नायिकाओं का वर्णन होता है, रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, तभी जाकर वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी नायिका की सुंदरता का वर्णन है, और ऐसा वर्णन है कि हमें भी लगता है कि वास्तव में इतनी सुंदर है क्या। कहते हैं कवि कहते सबे बैंदी दिए अंको 10 गुण होत। कवि कहते हैं कि सब कहते हैं कि ये जो जीरो है ना, ये जो अंक, ये जीरो जो है, बैंदी का मतलब था बिंदी, बिंदी का मतलब ये गोला, ये जीरो, ये शून्य, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किसी भी संख्या के आगे उसको लगा दिया जाए तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। एक डंडी है उसके आगे आपने जीरो लगा दिया तो 10 हो गए, और आगे और लगा दिया तो 100 बन गए, यानी कि 10 का 10 गुना, 100 के आगे और जीरो लगा दिया तो 1000 बन गए, उसका 10 गुना। तो कहते हैं कहते सभी बैंदी दिए, बिंदी दे देने पर, जीरो लगा देने पर, अंकों का मतलब संख्या 10 गुण हो तो 10 गुनी हो जाती है, उसका 10 गुना बढ़ जाता है एक जीरो लगा देने पर। तीर लीलार बैंदी दिए, लेकिन यहाँ पर तो नायिका के ललाट पर बिंदी लगा देने पर ही अनगिनतु बढ़तु उदोत, अनगिनतु बढ़तु उदोत, अरे उसकी सुंदरता तो अनगिनत बढ़ जाती है। गणित की संख्या का और हमारे हिंदी के अंदर नायिका के सौंदर्य का कोई तालमेल नहीं कहते। वो कह रहे हैं कि कोई तालमेल है ही नहीं, वहां तो केवल 10 गुना बढ़ता है, और यहाँ तो लाखों करोड़ों गुना बढ़ता है, जिसको कहने में नहीं बनता। एक बिंदी नायिका की ललाट पर लग जाए तो उसका रूप और सौंदर्य लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता में और ज्यादा 4 चांद लग जाते हैं। श्रृंगार के साथ में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, सुंदरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। एक बिंदी लगा देने पर ही नायिका इतनी सुंदर दिखाई देने लग जाती है। कहते अनगिनतु, जिसको गिना न जा सके, बढ़तु उदोत, उसकी सुंदरता, उसका रूप सौंदर्य बढ़ जाता है। डिठी न परतु समान बुद्धि कनक कनक से गा। डिठी, हमने कल ही सबने तीज मनाई हो, और डिठी, डिठ डिठ, डिठने का मतलब क्या है, दिखता है, देखना। डिठी न परतु समान बुद्धि, देखने में तो समान चमक नहीं लगती। कनक कनक से गा, कनक यानी कि सोना, और गात यानी कि शरीर। तो कहते हैं देखने पर तो नायिका इतनी सुंदर है कि उसके गहने पहने हुए हैं सोने के, या उसका शरीर है, कुछ अंतर पता नहीं चलता, क्योंकि उसका शरीर भी पीला सोने जैसा, और पहने हुए सोने के आभूषण भी पीले, तो पता ही नहीं चलता आभूषण कौन से है और उसका शरीर कौन सा है। आभूषण भी बहुत ज्यादा पहने हुए और शरीर भी बहुत ज्यादा सुंदर है। भूषण कर कर कस लगत, भूषण यानी आभूषण,
कर यानी कि हाथ, कर्कश यानी कि कठोर, लगत। जब हाथों से नायिका के शरीर को छुआ जाता है तभी पता चलता है कि यह तो शरीर है और यह आभूषण है। कहते हैं पर से पिछाने जा, फिर पहचाना जाता है कि यह इसका शरीर है और ये आभूषण है। इतनी सुंदर नायिका है, सोने जैसा रंग है तेरा। कहा है ना, कविवर ने भी तो कहा है, हमारे हिंदी साहित्य जगत में कहते हैं रस और आनंद। जितना ज्यादा हिंदी में आनंद आएगा, जितना ज्यादा आप उसके रस में डूबोगे, उतना ही आनंद आपका दुगना होगा। तो कहते हैं कि इतनी गोरी सुंदर नायिका है, उसके शरीर की आभा पीली और आभूषण पहने हुए भी पीले। पता ही नहीं चलता है कि आभूषण कौन से है और शरीर कौन सा है। केवल हाथ लगाने पर ही, शरीर तो है कोमल और आभूषण है कठोर, तो पहचानने में आता है कि अच्छा ये आभूषण और यह शरीर है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देव। नायिका इतनी सुंदर है, उसका अंग अंग जगमग करता है, वो इतना सुंदर, उसकी आंखें बड़ी बड़ी सुंदर, उसके होठ सुंदर, उसका रंग रूप सुंदर, उसकी बोली चाल ढाल सब सुंदर। दीप शिखा से दीपक की लौ की तरह उसका शरीर चमकता है। वही फिल्म दिया बढ़ाए हूँ रहे, और इतनी सुंदर है कि दीपक को पूजा देने पर ही पता चलता है। बड़ो उजियारो घेर का मतलब है घर। दीपक को बंद कर दो तो भी घर के अंदर उजाला ही रहता है। इतनी सुंदर नायिका है। कवि बिहारी का ही इससे मिलता जुलता है। वो पत्रा लिखती पाइए वागर के चौपास, नित्य प्रति पूर्णियो रहो आनंद लोप उजास। यानी कि इतनी सुंदर नायिका है, प्रतिदिन घर में पूनम भी रहती है, अमावस्या आती नहीं है। घर वालों को पता चल रहा है कि अमावस्या है, पूनम में क्या करे, तो पंचांग देखना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर बताया है कि उसका प्रत्येक अंग अंग जगमगाता है, सुंदर है, चमकता है, और उसकी जो देह है वो दीपक की ज्योति की तरह प्रज्वलित है, एकदम चमकती है। कहते हैं ना इसकी स्किन ग्लो कर रही है, चमकती है। तो घर के अंदर बताते हैं कि दीपक को बंद भी कर दो, बड़ा कर दो, बुझा दो, तो भी घर के अंदर चारों ओर उजाला ही उजाला रहता है। रूप सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। और अतिशयोक्ति में क्या है, उपमेय पर उपमान को बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, बड़ा चढ़ा कर, यानी कि उसकी तुलना इन होठों से लाख दर्जा ज्यादा अच्छा है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार होता है। आज कवि बिहारी के सारे पद्य अपने पूरे हुए। प्रश्नोत्तर का PDF भी भेजा है आपको, और पद्य आपको एक बार पढ़ लेना पुनः।